बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में विद अ फर्दर डिस्कशन। तो यार देखो, आज जो हम डिस्कस करेंगे पहले वो होगा बायोमैकेनिक्स, और इसके अंदर बायो क्या होता है, लाइफ ऑफ अ लिविंग थिंग, यानी कि बायो का मतलब द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ अ लिविंग थिंग, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग की लाइफ के बारे में स्टडी करना। लेकिन मैकेनिक्स इसके साथ जब जुड़ जाता है तो वो बन जाता है कुछ ऐसी फोर्सेस जो कि बॉडी के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं किसी भी मोशन में, यानी फोर्सेस दैट एक्ट ऑन बॉडीज इन मोशन, यानी किसी भी मोशन के अंदर जब भी कोई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी के ऊपर, दैट आर कॉल्ड मैकेनिक्स। तो हमने इन दोनों चीजों को मिलाया और बना दिया कि द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न्स इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, यानी कि ऐसी स्टडी और एनालिसिस ह्यूमन मूवमेंट्स के, यानी कि ह्यूमन और मूवमेंट्स को हमने एक तरफ कर दिया। ह्यूमन और मूवमेंट्स के जब वो पैटर्न्स हमने पढ़ाई की, उनके बारे में एनालिसिस किया, तो हमें समझ आया कि इस चीज को हम बायोमैकेनिक्स भी कह सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। अच्छा, इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर रिलेटेड इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी ऐसी फोर्सेस अप्लाई करता है या उससे अप्लाई की गई फोर्स के कुछ रिलेटेड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उनके बारे में जो स्टडी होती है उसे हम कह सकते हैं बायोमैकेनिक्स। द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोमैकेनिक्स इज टू इवैल्यूएट अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोशन एज वेल एज इट्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका प्राइमरी पर्पस सिर्फ इतना सा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो मोशंस करते हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं और क्या क्या उनके एप्लीकेशंस होते हैं, सिर्फ उस चीज को एवेल्युएट करने के लिए बायोमैकेनिक्स यूज होता है। इसका इंपॉर्टेंस भी कुछ इसी तरीके से है कि हमें टेक्निक्स को इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है, हमें इक्विपमेंट्स को इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। इन दोनों चीजों का आपस में कोरिलेशन हो सकता है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स हमारे मूवमेंट को और हमारे फोर्सेस को एक साथ लेकर आता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स को रेडी कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा वर्क विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ मच फोर्स कर सकें। फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस को ज्यादा एनहांस करने के लिए, ज्यादा अजाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है। सपोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग इंजरी, इंजरीज को भी प्रिवेंट करने के लिए हम इसे सपोर्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम फोर्सेस को कैसे लगाएं और कैसे अपने अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करने के लिए मजबूर कर दें, तब तक हम इंजरीज होने के चांसेस भी रहते हैं। इसके बाद सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए तो है ही सारी चीजें, साथ में वर्क्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग के, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी को ज्यादा बढ़ा देता है और हमारी ट्रेनिंग में ज्यादा मदद कर देता है। फैसिलिटेट्स इन अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की अंडरस्टैंडिंग्स के लिए या उस चीज को समझने के लिए, उसके ऑर्गन्स, उसके सिस्टम, उसके फंक्शंस को समझने के लिए भी बायोमैकेनिक्स वर्क करता है। इंप्रूविंग इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, हमारे किसी चीज को सिखाने में और किसी चीज को सीखने में, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि हम जब तक समझेंगे नहीं तो समझा भी नहीं पाएंगे। तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। चलो आगे देखते हैं कि मूवमेंट्स आता है इसमें। देखो बीच में कुछ हमारे आते हैं एक्सिस वगैरह आ गए, इंट्रोडक्शन, एक्सिस एंड प्लेन्स, ये सारे टॉपिक्स कट हो गए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है इसके अपडेट्स का तो देख लो, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, और हमारे फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसे भी आप ज्वाइन करो, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो काफी सिंपल काइंड ऑफ मोशंस से बने हुए होते हैं, और ये जॉइंट्स जो होते हैं हमारे उनके अंदर मिलते हैं एक ही किसी डायरेक्शन में। वन सर्फेस ग्लाइडिंग और मूविंग ओवर अनदर विदाउट एनी एंगुलर और रोटेटरी मूवमेंट। इसके अंदर कोई एंगुलर या रोटेटरी मूवमेंट तो नहीं होता है, बस इसके अंदर क्या हो जाता है, एक मूवमेंट हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, यानी ग्लाइड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जैसे कि अच्छा ग्लाइडिंग मूवमेंट का एग्जांपल दूं तो जैसे टॉर्सस होता है, कार्पस होता है, ये बहुत ज्यादा ऐसे मोशंस प्रिवेंट करते हैं जो ग्लाइडिंग मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एंगुलर मूवमेंट्स अकर्स ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स के बीच पे ही एंगुलर मूवमेंट्स होते हैं ज्यादातर। इट में टेक प्लेस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन टाइप्स के ये मूवमेंट्स होते हैं। तो इन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं धीरे धीरे से। एंगुलर मूवमेंट एक और चीज होती है कि ये एंगुलर मूवमेंट हमेशा लॉन्ग बोन्स के बीच में होते हैं, लेकिन एंगुलर मूवमेंट जब भी होता है तो किसी भी दो बोन्स के बीच में एंगल बनता है और वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, और उसके इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से ही कुछ और मूवमेंट्स बन जाते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन वगैरह जो होते हैं हमारे। तो कौन कौन से होते हैं? पहला आता है हमारा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स या किसी भी जॉइंट से उसे हम बेंड कर रहे हैं जब हमारा एंगल जो है उन दो पार्ट्स के बीच में
कम हो जाए, ठीक है, और वो पार्ट्स क्या हो जाए, पास में आ जाए। जैसे कि हमारे लोअर लिम्ब को नी की तरफ जब हम बेंड करते हैं, जैसे कि हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो हमारा चेस्ट और हमारा स्टमक और हमारी जो भी चीजें हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो एंगल होता है वो कम हो जाता है और पार्ट्स ज्यादा क्लोजर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एक्सटेंशन के बारे में। तो एक्सटेंशन सिर्फ इसका अपोजिट होता है, उसमें हम पार्ट्स को स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रेंथ करने के लिए उसका एंगल हम बढ़ाते हैं और ये थोड़े से दूर हो जाते हैं, जैसे कि लोअर लिम्स एट द नीज, यानी कि पीछे की तरफ जब हम झुकते हैं तो वहां पर हमारा एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को मिड लाइन से दूर ले जाया जाए, तब उस चीज को हम कहते हैं एडक्शन या एबडक्शन, सॉरी एबडक्शन कहते हैं। एबडक्शन का मतलब क्या हो गया, किसी भी पार्ट को मिड लाइन से दूर, यानी कि मिड लाइन हमारी कहां पे आ गई कि हमारे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लें तो हमारे जो लिफ्टिंग होता है अपर लिम्ब का हॉरिजॉन्टली टू फॉर्म अ राइट एंगल विद साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि साइड में जब हम झुकते हैं या हमारी जो मिड लाइन होती है, यानी कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक्सिस होता है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं हमारी बॉडी में जो होता है, उसके अकॉर्डिंग जो पैरेलल लाइन जो जाती है, या हम कहें उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो पास करती है, परपेंडिकुलर लाइन जो पास करती है बॉडी से, एक इमेजिनेशन होती है। तो एबडक्शन का मतलब मैं सिंपली से अगर आपको बताऊं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हम करते हैं, किसी भी तरफ हम झुकाव करते हैं, किसी की तरफ हम मूव करते हैं अपनी बॉडी को, तो वो एक 90 डिग्री एंगल हमारा बना लेता है, यानी कि राइट एंगल हमारा बना लेता है किसी दूसरी साइड के साथ बॉडी के। एडक्शन की बात करें तो एडक्शन हमारा होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि पार्ट्स को मिड लाइन की तरफ मूव करते हैं, हम वहां अवे कर रहे थे या मिड लाइंस की तरफ करते हैं, जैसे कि अपर लिम्स को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से बॉडी की तरफ लेकर आना, उसे हम कहते हैं एडक्शन। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देते हैं कि हम जब भी अपने शोल्डर्स को या अपने हैंड्स को मूव करते हैं रोटेशन के थ्रू, तो वहां पे हमारा एबडक्शन होता है, और वहीं हम उन्हें जब स्ट्रेच करते हैं तो वहां हमारा एडक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारा सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन एक ऐसा मूवमेंट होता है जो होता है कैसे कि हमारी जो बोन्स के हेड होते हैं उनकी जो सर्कुलर या आर्टिकुलर जो कैविटी होती है वो क्या करती है, वो मोशन में आ जाती है। जैसे कि ऐसे मोशंस हम देखने को मिलते हैं जैसे हिप में और जॉइंट्स में। सर्कमडक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा, सर्कमडक्शन इज दैट मूवमेंट विच टेक्स प्लेस बिटवीन द हेड ऑफ अ बोन एंड इट्स आर्टिकुलर कैविटी, यानी कि बोन के हेड और उसके आर्टिकुलर कैविटी जो होता है उनके बीच में एक रोटेशन या उनके बीच में एक मूवमेंट जो होता है उसे हम सर्कमडक्शन कह देते हैं। और ये बेस्ट हम देख सकते हैं अपने हिप जॉइंट्स के और शोल्डर्स के बीच में, ठीक है। आगे बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन तो आप सीधा सा जानते ही हो कि रोटेशन एक ऐसा मूवमेंट का फॉर्म होता है जिसमें एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू हमारी जो भी बोन्स है या जो भी हमारा एक एक्सिस है वहां से हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव करा पाते हैं, जैसे कि ट्विस्टिंग ऑफ हेड फ्रॉम साइड टू साइड, ये एक रोटेशन के टाइप में आ जाता है। अच्छा, अदर मूवमेंट आते हैं इसमें, हाइपर एक्सटेंशन भी आता है, डॉर्सिफ्लेक्शन आता है और प्लांटर फ्लेक्शन, साथ में इन्वर्जन आता है, प्रोट्रैक्शन आता है, रिट्रैक्शन आता है, एलिवेशन आता है, डिप्रेशन भी हमारा होता है, सुपिनेशन भी होता है, सुपाइनेशन जिसे कहते हैं, प्रोनेशन भी होता है, एवर्जन भी होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे मूवमेंट हैं टाइप्स, इनको आप देख लो, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सिर्फ अदर कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन हाइपर एक्सटेंशन और ये सारी चीज़ें हम एक और बार समझा देते हैं। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब होता है कि हम जब भी अपने बॉडी के पार्ट्स को एक्सटेंड करते हैं किसी भी जॉइंट से, लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन के बियॉन्ड जाकर, ठीक है, ज़्यादा हाइपरली उसे एक्सटेंड कर देते हैं। डॉर्सिफ्लेक्शन होता है कि जब भी हम, जैसे कि फुट जो भी हमारा एंकल होता है, हम जो अपने फुट को अपने एंगल की तरफ मूव करते हैं, यानी कि उसे हम बेंड कर देते हैं, बेंडिंग द फुट एट द एंकल टुवर्ड द सोल, यानी कि सोल की तरफ जब हम उसे ज़्यादा मतलब स्ट्रेच कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, या फुट जो ऊपर की तरफ हम जब बेंड करते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर स्ट्रेचिंग आती है, तो उसे हम डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें और चीज़ें आती हैं जैसे कि प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए कॉमन है और इन चीज़ों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इन चीज़ों को देख लो, स्क्रीन पर पढ़ लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे अब, वो होगा न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के, जिन्हें समझाने की कतई मुझे ज़रूरत नहीं है। एक लॉ ऑफ इनर्शिया होता है जो कि फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई बॉडी
स्टैटिक पोजीशन में यानी कि स्टेशनरी है, रेस्ट में रखी हुई है, वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उस पर कोई अदर फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए, यानी कि एक्सटर्नल कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन आकर उस पर अदर फोर्स अप्लाई ना करे, तब तक वो रेस्ट में रहेगी, और जब तक उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मोशन में रहेगी। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल जैसे कि रोइंग, स्टार्टिंग इन स्प्रिंटिंग, स्टार्टिंग इन थ्रोइंग द हैमर, इन चीज़ों में इन्हें देखा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया को। इसे और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैंने भी आपको बताया कि मोशन में तब तक रहेगी या मोशन तब तक इसका स्टॉप नहीं कर देती कोई आगे, जैसे कि कोई बॉडी अगर मोशन में चल रही है, हमने अभी रेस्ट के बारे में बात की थी, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी तब तक कि कोई अदर बॉडी आके अदर फोर्स उसे एक्सटर्नली स्टॉप ना कर दे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो न्यूटन का लॉ आता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन आता है। ये बोलता है कि a change in motion is directly proportional to the force producing it and inversely proportional to its mass। यानी कि जो फोर्स इसे चेंज कर रही है, जो फोर्स इसे प्रोड्यूस करवा रही है, फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है, और जो मास है उसके इनवर्सली हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली है हमारा फोर्स के प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे मास के है। ठीक है, ये फिजिक्स का थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क आ गया है, इसमें तो समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें एक और चीज देख लेते हैं, अगर दो अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई की जाएं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो इक्वल मासेस के हों, यानी कि जो दो इक्वल मास के ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे दो अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है जिस पे ग्रेटर फोर्स अप्लाई की गई है वो ज्यादा फास्टर मूव करेगा। वहीं एक और केस अगर देखें, अगर दो इक्वल फोर्सेस, वहां अनइक्वल थी, यहाँ इक्वल फोर्सेस अप्लाई की जाए किसी डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट पे, तो लाइटर वाला जो मास है ऑब्जेक्ट का, वो वाला ऑब्जेक्ट फास्टर स्पीड पे मूव करेगा। यही था लॉ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हैमर थ्रो में जो स्ट्रॉन्गर है और जो वीकर है, दोनों अगर साथ में थ्रो करते हैं तो स्ट्रॉन्गर वाले का हैमर ज्यादा दूर जाएगा क्योंकि वहां पे फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ है, लेकिन वहां पर मास हैमर का सेम है। अच्छा, इसका जो थर्ड लॉ आता है, लॉ ऑफ रिएक्शन आता है, जिसमें एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला फंडा अप्लाई हो जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, स्विमिंग में स्विमर जब पुश करता है अपने वाटर को पीछे की तरफ, जो एक्शन लगाता है या पुश करता है फॉरवर्ड की तरफ, बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाते हैं ऐसे एग्जांपल्स। इसकी एप्लीकेशंस न्यूटन्स की लॉ की यही होती हैं, स्विमिंग है, वॉकिंग है, ड्रिबलिंग जो बास्केटबॉल में हम करते हैं, और हाई जंप। अच्छा, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स करेंगे। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हमारा जो भी रिलेशन बन रहा है विद एन फोर्स, यानी कि द फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन भी एक तरह की फोर्स है, जब दो आपस में अटैचमेंट वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में जब अप्लाई की जाती है, जिस वजह से वो वहां पर स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, या वो कंट्रोल में है, वो हमारा फ्रिक्शन होता है। यानी कि एक ऐसी फोर्सेस जो दो सरफेस के अलोंग लगती है, जब वो कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के मोशन को वो अपोज करते हैं। जैसे कि आप चलते हो किसी रेतीली जगह पे, यानी कि जहाँ पर ज्यादातर मिट्टी वगैरह जो होती है वहां पर साइकिल चलाते हो तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और आपकी साइकिल मूव नहीं कर पाती, अपोज करते हैं वो दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को, तो इस वजह से वहां पे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। अब 4 तरह के फ्रिक्शंस हम पढ़ते हैं, वैसे तो हमारी बुक में दिए नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो फोर्स यानी कि द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द अनदर सरफेस बट एक्चुअल मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड। यानी कि ऐसे जो फोर्सेस हैं, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो ऐसे टाइम पर प्ले में आए, यानी ऐसे टाइम पर रिएक्ट करें जब दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा मोशन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही वहां पे पोजीशन लग जाए, बिना फोर्स के ही वहां पे कोई भी काम हो जाए। ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन आता है, यानी कि जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तब जाके वहां पे कोई फ्रिक्शन एप्लीकेशन होता है। इसके भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन 2 तरीके के पार्ट्स आते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऐसा होता है जब हम उसे स्लाइड करते हैं किसी भी सरफेस पे, तो तब जाके जो फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, अपोज करता है जो फ्रिक्शन, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो फोर्स होता है। और रोलिंग में जब कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है तो तब रोलिंग फ्रिक्शन वहां पे अप्लाई किया जाता है। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम ऑफ थिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट on the verge of moving over the surface of another body। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तब आता है जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे जब रिएक्ट करने वाली हो, उसके सरफेस पे जाने वाली हो और तब जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब होता है जब ऐसी फोर्सेस जब प्ले में आए, जब एक बॉडी
दूसरी बॉडी के सरफेस पे वर्क करने ही लग जाए, ठीक है, दूसरी बॉडी के सरफेस पे चलने ही लग जाए, तब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके स्टैटिक और डायनामिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है एरोडायनेमिक्स प्रिंसिपल। एरोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग एयर एंड द इंटरैक्शन बिटवीन द एयर एंड सॉलिड बॉडीज मूविंग बिटवीन इट। यानी कि एरोडायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी है प्रॉपर्टीज की कि जब भी एयर और हमारे जो इंटरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स या सॉलिड बॉडीज के बीच में, उनके बारे में जो कोरिलेशन निकाले जाते हैं, उसकी जो स्टडी होती है वो होती है एरोडायनेमिक्स। द बेसिक फोर्सेज ऑफ एरोडायनेमिक्स आर स्टेटेड बिलो। देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं। लिफ्ट है, लिफ्ट इज द फोर्स दैट पुशेस द ऑब्जेक्ट टू मूव अपवर्ड। इट इज द फोर्स दैट इज द अपोजिट ऑफ वेट, यानी कि वेट के अपोजिट हम जब फोर्स लगाते हैं, जब लिफ्ट कर पाते हैं। वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स जनरेटेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। The weight of an object controls how strong the push has to be. A shot of 60 pounds requires more force push than a javelin. यानी कि एक शॉट पुट जब 60 पाउंड्स का होता है, हम उससे जब ज्यादा फेंकते हैं तो जैवलिन से ज्यादा फोर्स उसमें जरूरी पड़ता है, क्योंकि वहां पे वेट ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ड्रैग। ड्रैग इज अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्लो द ऑब्जेक्ट डाउन to make hard for an object to move. It is harder to walk through the water than throughout the air. It is because water causes more drag than air. समझ गए होंगे कि पानी पे चलना मुश्किल क्यों होता है और हवा में हम चल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वहां पे ड्रैगिंग फोर्स जो होती हैं वो एप्लीकेबल हो जाती हैं। थ्रस्ट आता है। थ्रस्ट यानी कि एक ऐसा प्रेशर, एक फोर्स जो कि ड्रैग का अपोजिट हो जाता है। थ्रस्ट एक ऐसा पुश होता है जो सेम ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव कराने